नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और फिर अ, अचानक बहुत गहरी सोच में डाल देगी। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी के मशहूर व्यंग्यात्मक उपन्यास रानी नागफनी की कहानी की। हमारे पास जो सामग्री है वो इस उपन्यास का एक बहुत अच्छा सार है। जी, लेकिन आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि परसाई जी के व्यंग्य की उस धार को महसूस करना है जो आज भी उतनी ही तेज है। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि हंसी मजाक के पर्दे के पीछे परसाई जी ने समाज के किन किन नशों पर उंगली रखी है। और ये कोई आम प्रेम कहानी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं। ये तो शिक्षा, राजनीति, धर्म और हमारे सामाजिक पखंड पर एक जोरदार तमाचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब और मजेदार सीन से, जहाँ दो लोग मरने के लिए मिलते हैं। और यहीं से परसाई जी का खेल शुरू हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत एक ऊंची चट्टान से होती है, एक तरह का सुसाइड पॉइंट कह सकते हैं। जी। वहां एक नौजवान लड़का आता है, राजकुमार अष्टभान। अमीर घर का है लेकिन परीक्षा में फेल हो गया है। और उसे लगता है कि बस अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। हाँ, वो कांपते डरते जान देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, ये शुरुआती इतनी अजीब क्यों है? आत्महत्या जैसा, इतना गंभीर विषय और इतना हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं परसाई की कला की चाबी छिपी है। अच्छा। वो यहाँ जिसे ब्लैक ह्यूमर कहते हैं या अतिशयोक्ति, हाँ। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद आत्महत्या का मजाक उड़ाना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उन वजहों का मजाक उड़ाना है जिनके लिए समाज किसी को मरने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक परीक्षा में फेल हो जाना क्या इतना बड़ा है कि इंसान अपनी जान दे दे? बिल्कुल। परसाई इसी सोच पर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो तुम्हारा सिस्टम कितना खोखला है कि एक मार्कशीट जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गई है। सही कहा। वो समस्या की गंभीरता को उसकी बेतुकी हद तक खींच कर ले जाते हैं ताकि हमें वो बेतुकी लगे। जी। और फिर कहानी और मजेदार हो जाती है जब वहां रानी नागभनी पहुंचती है। हाँ, वो भी मरने आई है। और उसकी वजह भी उतनी ही समाज की नजर में ट्रैजिक है। प्रेमी ने धोखा दे दिया है। और फिर से वही बात, प्रेम में धोखा मिलना एक बहुत बड़ा दुख है, लेकिन परसाई उसे परीक्षा में फेल होने के दुख के बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं। हाँ, दोनों ही अपने अपने दुखों में डूबे हैं जिन्हें समाज ने बहुत रोमांटिक और ट्रैजिक बना दिया है। और परसाई इन दोनों ट्रेजेडी को एक ही मंच पर लाकर उनका मजाक बना देते हैं। बिल्कुल। और फिर जो होता है वो तो कमाल ही है। क्या होता है? दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मरने का इरादा भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो मरने से पहले बात कर लेते हैं। और बातों बातों में उन्हें एक दूसरे का दुख कम लगने लगता है। हाँ, वो हंसने लगते हैं और नतीजा उन्हें प्यार हो जाता है। उनका फैसला कहानी की दिशा तय कर देता है। कौन सा फैसला? मरने से अच्छा है शादी कर लेते हैं। वाह, ये एक लाइन पूरे उपन्यास का सार है। ये परसाई का पहला और सबसे बड़ा व्यंग्य है। कैसे? जिस समाज ने उन्हें अपनी खोखली उम्मीदों से मरने पर मजबूर किया, उसी समाज के नियमों को, यानी सही तरीके से शादी करने के नियम को तोड़कर वो जिंदगी चुनते हैं। तो एक तरह से उनकी शादी ही समाज के खिलाफ उनका पहला विद्रोह था। बिल्कुल, ये एक सहज विद्रोह था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई झंडा नहीं उठाया। उन्होंने बस एक जिंदा दिली से भरा फैसला ले लिया। हाँ, और यहीं से उनकी आंखें खोलनी शुरू होती हैं। तो उन्होंने भागकर शादी कर ली और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली। लेकिन समाज से भागकर जाएं भी तो कहां? सही बात है। अब उन्हें सिस्टम की असलियत परत दर परत दिखने लगती है, और इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से, उसी चीज से जिसके कारण अष्टबान मरने गया था। हाँ, और शादी के बाद अष्टबान को एहसास होता है कि वो कितना बड़ा मूर्ख था जो एक परीक्षा के लिए जान देने चला था। उसे समझ आता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की रेस में दौड़ाने के लिए बनी है। उपन्यास की एक लाइन इस पर बहुत सटीक बैठती है। कौन सी? फेल हो गया तो मर जाओ, पास हो गया तो नौकरी के लिए मर जाओ। क्या बात है! ये लाइन तो आज भी उतनी ही सच लगती है। आप सिस्टम से जीत ही नहीं सकते। आप या तो फेल होकर बाहर हो जाते हैं या पास होकर उस चूहा दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल सही। सिस्टम आपको सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक पुर्जा बनाना चाहता है। और परसाई यही कह रहे हैं कि ये सिस्टम आपको जीने नहीं देता, बस एक दबाव से दूसरे दबाव में धकेलता रहता है। और जो बात आपने कही कि सिस्टम सोचने वाला इंसान नहीं चाहता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर लोग सोचने लगेंगे तो वो सवाल करेंगे, और ये सिस्टम सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि जिस सिस्टम में सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी और पैसा है, हाँ, उसी में प्यार का मतलब भी तो पैसा और स्टेटस ही बन जाएगा। रानी नागफनी का अनुभव भी तो यही कहता है।
आपने दोनों मुद्दों को बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। यही परसाई की खासियत है। और चीजों को अलग अलग नहीं देखते। नहीं, वो दिखाते हैं कि ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं। नागफनी जब कहती है कि प्रेम तो बस दिखावा है, असली प्यार तो पैसा और स्टेटस है, तो वो सिर्फ अपने धोखेबाज प्रेमी की बात नहीं कर रही होती। वो पूरे समाज की बात कर रही हो। हाँ, वो उस पूरे समाज की बात कर रही होती है जहां मानवीय भावनाएं भी एक बिकाऊ चीज बन गई हैं। मतलब शिक्षा व्यवस्था आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाती है और सामाजिक व्यवस्था आपको एक अच्छा ग्राहक। और इंसान कहीं नहीं है सब ना। ताई की कलम इसी खोए हुए इंसान को ढूंढती है। और जब वो नहीं मिलता तो वो इस पूरे ढांचे पर जोर से हंसते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। जी, एक बार जब अष्टभान और नागफनी की आंखें खुल जाती हैं तो उन्हें हर मोड़ पर पाखंड और दोगलापन नजर आने लगता है, खासकर राजनीति और धर्म के क्षेत्र में। जहां पाखंड सबसे ज्यादा होता है। हाँ, इसके बाद उपन्यास समाज के अलग अलग किरदारों का एक परेड जैसा बन जाता है। हर कोई अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए हुए है। जैसे वो नेता जो खुद को गरीबों का मसीहा कहता है, लेकिन उसकी सारी नीतियां अमीरों को और अमीर बनाने के लिए होती हैं। ये तो आज भी हर जगह दिखता है ना। मंच पर गरीबी हटाने के भाषण और बंद कमरों में कॉर्पोरेट के साथ सौदे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। परसाई की खासियत ये थी कि वो सिर्फ नेता के पाखंड पर नहीं रुकते, वो समाज पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो उस समाज पर भी सवाल उठाते हैं जो ऐसे नेताओं को चुनता है। उनका व्यंग एक तरफा नहीं बल्कि 360 डिग्री का होता है। वो नेता पर हंसते हैं और फिर उस जनता पर भी जो ताली बजाकर उसके झूठ को सच मान लेती है। बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहां पाखंडी नेता और भोली या लालची जनता दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और यही पैटर्न हमें धर्म के क्षेत्र में भी दिखता है। जी, कहानी में जो बाबा और महाराज हैं वो भी तो भक्तों के भरोसे ही अपना धंधा चला रहे हैं। नागफनी का एक संवाद मुझे बहुत पसंद है। बताइए। वो कहती है, भगवान तो ऊपर है लेकिन उसके नाम पर नीचे वाले ही कमाते हैं। क्या खूब कहा है। यहाँ भी परसाई बहुत सावधानी से एक लकीर खींचते हैं। वो आस्था या भगवान पर सवाल नहीं उठा रहे, जो कि एक बहुत निजी विषय है। बिल्कुल, वो उस धंधे पर सवाल उठा रहे हैं जो आस्था के नाम पर चलाया जाता है। वो उन बिचौलियों पर चोट कर रहे हैं जिन्होंने भगवान और भक्त के बीच अपनी दुकान खोल ली है। लेकिन क्या इसे धर्म पर हमला नहीं माना जा सकता? कई लोग कह सकते हैं कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब परसाई के लेखन के मर्म में छिपा है। अच्छा। परसाई का हमला धर्म पर नहीं, धर्म के ठेकेदारों पर है। वो पाखंड को उजागर कर रहे हैं, आस्था को नहीं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर आपको डराकर या लालच देकर लूट रहा है वो सबसे बड़ा अधर्मी है। तो उनका व्यंग असल में धर्म को इन ठेकेदारों से बचाने की एक कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। और इसी तरह वो समाज की एक और कड़वी सच्चाई, अमीर गरीब के बीच की खाई, को भी सामने लाते हैं। हाँ, उपन्यास में अमीर किरदारों का रवैया ऐसा है कि गरीब है तो मर जाएं, इसमें हम क्या करें। और ये संवेदनहीनता शायद सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग के दुख दर्द से पूरी तरह कट चुका है। उनके लिए गरीबी एक असुविधा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। हाँ, न कि एक मानवीय त्रासदी जिसे हल करने की जरूरत है। वो गरीबों को इंसान नहीं बल्कि शहर की खूबसूरती पर एक धब्बा मानते हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। पुलिस, अफसर, प्रोफेसर, पत्रकार। परसाई ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे वो समाज का एक्सरे कर रहे हों और हर हड्डी का फ्रैक्चर दिखा रहे हों। यही व्यंग्यकार का काम है। वो समाज का डॉक्टर होता है जो कड़वी दवा देता है। और परसाई की भाषा की खूबी यह है कि वो इस कड़वी दवा को हंसी की चाशनी में लपेट कर देते हैं। जी, आपको पता भी नहीं चलता और सच का तीर सीधा आपके दिल में उतर जाता है। आप उसका विरोध भी नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद उस पर हंस रहे होते हैं। सही कहा। इतने पाखंड, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के बीच ये दोनों, अष्टभान और नागफनी, आखिर में करते क्या हैं? वो कोई क्रांति नहीं लाते, कोई मोर्चा नहीं निकालते। नहीं। कहानी का अंत भी उतना ही अलग है जितनी उसकी शुरुआत। और शायद अंत ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? कहानी के आखिर में अष्टभान और नागफनी खुश रहते हैं। वो समाज को बदल नहीं पाते लेकिन वो एक काम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? वो मिलकर समाज की इन सारी बेतुकी बातों पर, इन पाखंडों पर जोर जोर से हंसते हैं। और उनका हंसना ही उनकी जीत है। हाँ, यही इस उपन्यास की असल ताकत है। उन्होंने समाज की बनाई हुई मूर्खतापूर्ण बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। ये तो बहुत गहरी बात है। देखिए, जब आप सिस्टम की बेतुकी बातों पर हंसने लगते हैं तो वो आप पर अपना नियंत्रण खो देता है। उनकी हंसी विद्रोह का एक बहुत शक्तिशाली रूप है।
एक तरह का मनोवैज्ञानिक विद्रोह। बिल्कुल। जब आप किसी ताकतवर डरावनी चीज की खिल्ली उड़ाते हैं तो आप उससे उसका डर छीन लेते हैं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब लड़ने का एक तरीका उस पर हंसना भी है। हाँ, और फिर कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म होती है। जिंदगी में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं। असली फेल वो है जो समाज की बुराइयों को देखकर भी चुप रहते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये पाठक के लिए एक जिम्मेदारी है, एक चुनौती है। मतलब परसाई का संदेश सिर्फ चुप न रहने का नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर आप क्रांति नहीं कर सकते तो कम से कम इन विसंगतियों को पहचानिए, उन पर सवाल कीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर हंसने की हिम्मत तो रखिए। चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेना ही असली विफलता है। बिल्कुल। तो रानी नागफनी की कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें हमें आज भी अपना ही चेहरा नजर आता है। जी, ये हमें हंसाते हुए उस सच का सामना करने पर मजबूर करता है जिसे हम शायद देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि कई बार सबसे गहरी, सबसे गंभीर बातें हंसी और व्यंग्य के पर्दे के पीछे छिपी होती है। जिसे हम मजाक समझकर पढ़ रहे होते हैं वो असल में हमारे समाज का सबसे कड़वा सच होता है। और शायद हंसी ही उस कड़वाहट को झेलने का एकमात्र तरीका है। सही कहा। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। युग में रानी नागफनी की कहानी लिख रहे होते, हाँ, दिलचस्प। तो उनकी कहानी में कौन से नए किरदार शामिल होते? ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है। मुझे लगता है उनकी लिस्ट काफी लंबी होती। जैसे? शायद वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी कहानी का पात्र बनाती, जो हर चीज बेच रहे हैं, प्रोडक्ट से लेकर देशभक्ति तक। हाँ, और उन ऑनलाइन गुरुओं को जो मोटिवेशन के नाम पर खोखली और अव्यवहारिक सलाहें बेचते हैं, उनको तो जरूर शामिल करती। और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों के एंकरों को तो वो छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल नहीं, जो हर खबर को तमाशा और हर बहस को कुश्ती का अखाड़ा बना देते हैं। निश्चित रूप से। शायद कहानी का सुसाइड पॉइंट भी कोई चट्टान न होकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता। अच्छा। जहां लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग से तंग आकर अपनी डिजिटल आत्महत्या की घोषणा कर रहे होते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, चेहरे बदल गए हैं, मंच बदल गया है, लेकिन पाखंड का नाटक आज भी वैसे ही चल रहा है। परसाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।